वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग इस वीडियो में 10/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहे हैं वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है और 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले महेंद्र और आपका जाहिद जो है अनुपात जो है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। लेकिन 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 9:11 था। तो यहाँ पर जो है दोनों में क्या हुआ, दोनों का यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15 साल पहले का उम्र का ये अनुपात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिट में वैल्यू का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। डिफरेंस यहाँ पर समान नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, समान बनाना होगा। समान किस तरीके से करेंगे, जैसे कि क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 2 को क्या करेंगे ऊपर गुना कर देंगे। और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 को अगर नीचे गुना भी करते तो रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसे हम लोग इसी तरीके से रहने देंगे। ऊपर खाली सिर्फ गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा अनुपात, 6 दूनी 12 अनुपात 7 दूनी 14 होगा। यानी कि अब जो है मनोज और जाहिद का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज का जो अनुपात कितना हो गया, 12:14 हो गया। तो यहाँ पर जो है कितने यूनिट की कमी देखने को मिल रही है, 12 से 9 हो गया, यानी कि 3 यूनिट की कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ भी कितने यूनिट की कमी देखने को मिल रही है, 14 से 11 हो गया, यानी कि 3 यूनिट की कमी यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो दोनों में कमी क्या हुई है, समान यूनिट की हुई है। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू जो है उम्र में कितना दिया गया, 15 वर्ष पहले, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 15 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 साल। पूछा क्या जा रहा है, महेंद्र की वर्तमान आयु। तो महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात में वैल्यू कितना था यूनिट में, 12 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल है तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 25 60 साल किसका होगा, महेंद्र का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। टैंक को भरने में पहला नल जो है 6 घंटा, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे समय लेते हैं। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता था। 1 घंटे बाद जो है छेद का जो है पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया है। तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, ये जो तीनों नल है, जो भरने वाले नल है उनकी कार्य क्षमता, ये जो खाली करने वाली नल है उनकी भी कार्य क्षमता हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है पहले जो है भरने वाली यानी कि पहला वाला इनलेट पाइप जो है कितना घंटा में भर सकता है, तो 6 घंटा में। और इनलेट पाइप दूसरा वाला जो है कितने घंटे में भर सकता है, 1 दिन में। तो इस 1 दिन को क्या कर लेते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो आपका समय दिया गया है वो आपका घंटे में दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर यानी कि हाँ घंटा में दिया गया है, ये आपका किस में दिया गया है, दिन में दिया गया है। तो इसे क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। फिर तीसरा जो है इनलेट पाइप यानी कि भरने वाली पाइप 18 घंटे में भर सकती है। तो ये तीनों आपकी क्या थी, इनलेट पाइप थे, इनलेट पाइप थे। चौथा जो आपका क्या है, ये जो आपका क्या है, ये आपका आउटलेट पाइप है, ये आपका खाली करने वाली पाइप है। और कितना समय में खाली कर सकती है, तो 18 घंटे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का 18 का 24 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 24 48 तो नहीं 72। यहाँ पर तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 72। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, 24 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 72 को 18 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि इसे जो है फिर क्या किया गया,
इस चारों नलों को 1 घंटे के लिए पहले एक साथ मिलाकर खोला गया। तो ये जो है तीनों नल ये जो है क्या करेंगे, भरेंगे, और ये जो अंतिम वाले नल है वो क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो कितने भरेंगे 1 घंटा में, 12 3 15 4 19 यूनिट भरेंगे। लेकिन क्या करेंगे, चौथा वाला पाइप क्या यानी कि जो छेद है वो क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो कितना भर जाएगा, 19 - 4 यानी कि 15 यूनिट भर जाएगी। लेकिन भरना कितना, ये पूरा 72 यूनिट, यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि इतना यूनिट ही भरना है। तो 72 भरना था, 15 अभी तक भरा जा चुका है। तो बचा हुआ भाग कितना भरना है, यानी कि कितना बचा हुआ भी है, 72 - 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 चला गया 3 यानी कि आपका 60। तो यानी कि 57 यूनिट अभी भी क्या करना है, भरना है। अब जो बोला गया कि चौथा वाला जो खाली करने वाला छेद था उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अब ये जो बाकी तीनों नल बचे हुए क्या है, भरने वाले नल है। तो समय निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है। तो टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है, 57, कितने की कार्य क्षमता से भरेंगे, तो 12 3 15 4 19 की कार्य क्षमता से भरेंगे। यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कितने समय में शेष बचे भाग को भर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 19 × 57 यानी कि 3 घंटे में शेष भाग को भरेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कुल जो है कितना समय लगा भरने में, तो 1 घंटा तो पहले यहाँ भी तो खोला गया था, तो 3 घंटा शेष भरने में, अब पहला वाला 1 घंटा, यानी कि कुल मिलाकर उस टंकी को भरने में कुल 4 घंटे लग गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कौन सी है। तो इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर जो है लगातार आपके इस तरीके के प्रश्न शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये हर एक बार बोलता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न जब भी आपको दिखे तो हमेशा बाई ऑप्शन बनाया करेंगे, क्योंकि बाई ऑप्शन से आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लाइन में क्या बोला कि जो भी अंक होगी वो कैसी होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनका योग 5 होना चाहिए। तो उनके डिजिट का सम कितना होगा, 4 1 5 सही है, 3 2 5 सही है, 4 1 5 सही है, 3 2 5 सही है, यानी कि सभी के अंकों का योग 5 ही आ रहा है। फिर जो है दूसरा लाइन में बोला गया कि यदि उनके अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, जैसे 14 को यानी कि 1 4 को 4 1, 2 3 को 3 2, 4 1 को 1 4 और उसी तरीके से 3 2 को 2 3 लिखा जाए और नई संख्या में क्या कर दिया जाए, 1 बढ़ाने पर यानी कि क्या करने पर, 1 जोड़ने पर क्या हो जाए, मूल्य संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाए। यानी कि ये जो आपकी मूल्य संख्या इसका योगफल इसके 3 गुना हो जाए। तो 14 41 है, एक कितना होता है 42। अब 42 जो है क्या होता है, 14 का 3 गुना ही होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं आपका कोई भी सही नहीं होगा। जैसे 32 है, 1 33 होगा, क्या 23 का 3 गुना 33 होगा, नहीं होगा, 69 होगा। लेकिन ये तो 33 आया, ये नहीं होगा। यहाँ पर 14 1 15 हो रहा है, ये तो आपका 3 गुना तो बात की बात है। यहाँ पर जो है ये और कम हो जा रहा है। तो 41 दिया तो आपका 123 होना चाहिए था, 15 हो रहा, गलत है। 23 है कितना होता है 24, 32 दिया 96 होना चाहिए था, 24 है, गलत है। तो ऑप्शन 1 ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकाल लेंगे, आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर से पहले जो है 3 अंकों के बाद यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर कौन कौन सा है, 8 8 8 16, 16 हाथ में 1, तो 8 8 8 16, 16 और 8 24, 24 1 25 हाथ में 2 और 8 8 16, 16 2 कितना हो गया 18। तो 18.568 इसका योगफल आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की जो है 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा जो है यानी कि दीवार का सिरा जो है 3 मीटर से बढ़कर कितना हो जाए, 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। यानी कि जो है जहां पर पहले सीढ़ी लगाई जाती है उस बिंदु से अगर दीवार पर घसकाई जाएगी तब इतना ऊंचाई बढ़ेगा। तो कितनी दूरी जो है घसकाई गई दीवार की ओर,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, दीवार है। तो यहाँ पर से ये जो है यहाँ पर से सीढ़ी, ये आपका क्या है, यहाँ पर से इस बिंदु से सीढ़ी लगाया गया। तो यहाँ पर से मान लीजिए कि यहाँ तक सीढ़ी लगाया गया, ये दीवार तक, ये आपका यहाँ पर से क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो है इस बिंदु पर अगर सीढ़ी लगाई जाती है तो सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 5 मीटर। यानी कि ये जो है सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। फिर जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दीवार की लंबाई कितनी दी गई है, तो 3 मीटर दी गई है, यानी कि 3 मीटर दी गई है। फिर जो है बोला गया कि जब इसे जो है इस बिंदु से घसका कर मान लेते कि यहाँ पर लिए लाया गया यहाँ पर सीढ़ी, तब जो है ये क्या हो जाता है, दीवार की ऊंचाई को यहाँ पर बढ़ा देती है। और यहाँ पर जो है कितना हो जाता है, दीवार जहाँ पर वो छूता है सीढ़ी को, तो उसकी लंबाई हो जाती है 4.8 मीटर। कितनी, 4.8 मीटर। तो ये आपसे यहाँ पर ये दूरी पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु पर घसकाया गया तो कितनी दूरी घसकाई गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते कि यक्स दूरी घसकाई गई है। ये जो अगर ये सीढ़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो जब इसे घसकाया जाएगा तो ये भी आपकी क्या होगी, 5 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों सीढ़ी या दोनों एक ही सीढ़ी है तो दोनों की लंबाई 5 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ABC, इसे D मान लेते और इसे O मान लेते। तो यहाँ पर जो है मैंने जो हाइपोटेनस थ्योरम में आपको ट्रिपलेट याद रखने के लिए बताया था कि जब आपका लंब 3 और हाइपोटेनस 5 रहे तो आपका आधार कितना हो जाता है, 4 मीटर। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गई, BC की लंबाई पता चल गई। BC की अब लंबाई पता चल गई तो अब हमें क्या चाहिए, BO की लंबाई BO की लंबाई निकाल सकते हैं। BO की लंबाई अगर निकल जाएगा तो OC की भी लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, BO की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो BO की लंबाई कैसे निकालेंगे, DO की लंबाई दी गई है और DB की लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर से BO की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से जो है सबसे पहले 4.8 मीटर को फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 24/5 मीटर होगा। ये 4.8 मीटर का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग करेंगे कि 5 का स्क्वायर यानी कि DO का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस DB का स्क्वायर, तो DB कितना, 24/5 यानी कि 576/25। इसका हमें क्या चाहिए, वैल्यू। इस अगर यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, BO का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 25 625 माइनस 576 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, यानी कि 7 बटा कितना आएगा, 5। तो BO की लंबाई कितनी आ गई, 7/5। तो पॉइंट में आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर से 1.4 मीटर। कितनी आ गई यहाँ पर से, BO की लंबाई 1.4 मीटर। तो अगर पूरी लंबाई 4 मीटर है, उनमें से अगर BO की लंबाई यानी कि 1.4 मीटर माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगी, OC की लंबाई निकल जाएगी। तो 4 माइनस 1.4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 2.6 मीटर आएगा, जो कि इतनी ही दूरी को क्या किया गया था, दीवार की ओर उस सीढ़ी को घसकाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर है तो कितने डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री होते हैं तो दोनों के क्या होते हैं, वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बैठाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। और 1/√2 का आपका क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। क्या होगा यहाँ पर, क्यूब। प्लस उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही होता है और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/2√2 प्लस यहाँ भी 1/2√2। हल करेंगे तो 2/2 तो 2 से 2 चला गया तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेखा ABC बिंदु B पर एक वृत्त को जो है स्पर्श रेखा है। यदि BP बराबर BQ है, यानी कि ये जो है BP बराबर BQ है और एंगल QBC 72 है, QBC 72, ये एंगल जो है आपका कितना है, 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल PBQ का मान क्या होगा, PBQ यानी कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि जब
ये आपका ए लाइन स्पर्श करेगी, यानी कि ए बी सी स्पर्श रेखा, और ये क्या है पी बी क्यू जो है क्या है त्रिभुज है। तो जिस भुजा पर ये एंगल स्पर्श करती है उसके अपोजिट, उस साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये अगर 72 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 डिग्री होगा। और ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर ये 72 है तो ये भी एंगल कितनी हो जाएगी 72 डिग्री होगी, यानी कि 72 डिग्री। और पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम, आंतरिक कोणों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल पी बी क्यू का पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें एंगल पी बी क्यू का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस इन दोनों के एंगल का सम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 72 72 144। तो 180 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा 36 डिग्री, यानी कि पी बी क्यू का एंगल पी बी क्यू का वैल्यू 36 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग, यानी कि ये भाग जो आपका है इसका एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। साइडेड एरिया, साइडेड एरिया, साइडेड एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये आपका क्या है, ये हमें क्या दिख रही है, एक रेक्टेंगल दिख रही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो टोटल एरिया पहले कितना हो जाएगा इस पूरे रेक्टेंगल का, तो 15 × 120 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 120 सेंटीमीटर। तो अगर पूरे एरिया में से इस वाले, यानी कि ये जो चारों यहाँ पर जो है क्वार्टरली आपका सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, उसको अगर उसका योग अगर इस पूरे एरिया से माइनस कर दे तो इसका शेडेड एरिया, यानी कि ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये आपका क्या है क्वार्टर सर्कल है। तो अगर चारों सर्कल को, क्योंकि सभी जो है यहाँ पर क्वार्टर सर्कल बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे चारों का योग कर देंगे तो ये क्या बना देगा आपका फुल सर्कल बना देगा। क्योंकि ये आपका 4 भागों में मान लीजिए कि अलग अलग बांट दिया गया, एक आपका ये भाग हो गया, एक आपका ये भाग, एक आपका ये भाग, एक आपका ये भाग। तो ये चारों को अगर मिला दिया जाएगा तो एक सर्कल बनेगा, और एक सर्कल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसके एरिया का फार्मूला पहले क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। हल करेंगे यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर से, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 12 से तो कितना होगा 84 840, अब 22 नमा आपका कितना हो जाएगा 198, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर रह गया 3, तो 9 4 13, यहाँ पर 7 7 में से 1 गया 6, यानी कि 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या आ गई छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है 20 कमीजों को बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से बोला गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितने वस्तु पर, तो 20 वस्तु पर। हमें क्या चाहिए परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, यानी कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक जो है 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 25 की जगह कितना पढ़ लिया गया 45, तो कितना अधिक पढ़ा गया, तो 45 माइनस 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 जो है क्या कर लिया गया अधिक पढ़ लिया गया। तो 20 ये जो है 20 का क्या निकाल लेंगे माध्य निकाल लेंगे, तो यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी जो माध्य में त्रुटि हुई है उनका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 बटा टोटल कितने छात्र थे 40, तो यहाँ पर से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि अगर 20 अधिक ले लिया गया जिसके कारण 0.5 की क्या हो गई माध्य में वृद्धि हो गई, तो क्या करेंगे इसमें 68 में 0.5 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 67.5, यही आपका क्या है सही माध्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। तो आपका यहाँ पर से 24 प्लस 9, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, 2 इंटू आपका कितना आ जाएगा 2। तो 24 और 9 कितना होता है 33, 33 में से 2 गया तो कितना आएगा 31। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इसे क्या करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 36, 36 जो है किसका होता है, रूट 36 6 का मान होता है। 19 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, 25 क्या है अंडर रूट में, तो 25 किसका वैल्यू होता है 5 का। तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40, 40 को 185 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 185 में जोड़ेंगे तो आपका 18 4 22 यानी कि 255 आएगा। अंडर रूट 255 का वैल्यू कितना होता है, तो 15 का वैल्यू होता है। 15 में क्या करेंगे 66 जोड़ देंगे और उसका क्या करेंगे अंडर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 66 और 15 आपका कितना हो जाएगा 14 1 81 आपका हो जाएगा, यानी कि रूट 81 किसका वैल्यू होता है, तो 9 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए 2 से लेकर 10 तक, यानी कि वह संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो सबसे पहले 10 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं है, नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, ये 9 नहीं है तो ये नहीं हो सकता। फिर जो आपका यहाँ पर 3 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है, जो भी संख्या उनके अंकों यानी कि डिजिट का सम क्या होने चाहिए 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसके डिजिट का सम कितना होता है 5 2 7 2 9 और इसके डिजिट का सम कितना 1। तो क्या 1 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, यानी कि 100 पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये 9 3 से विभाज्य, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। बाकी जो भी अंक है वो आपका, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपका छट गया तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही होगा। बाकी आप नंबर से चेक कर सकते हैं, आपकी सभी संख्या से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सुशील जो एक कार को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, बिशन वही कार 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार करे तो कार जो है कितने दिनों में, यानी कि पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुशील जो है कितना घंटे में कर सकता है 15 घंटे में, और आपका बिशन जो है कितना 18 घंटे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 90, 90 को 15 से भाग करेंगे तो 6 और 18 से भाग करेंगे तो 5, यानी कि सुशील का कार्य क्षमता 6 और बिशन का 5 है। तो ये आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है। हमें क्या चाहिए समय, समय निकालने का मैंने फार्मूला इस वीडियो में क्या बताया, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क काम करना कितना है, तो 90 यूनिट। कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 6 5 11 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा पूर्णांक में आपका आंसर 11 8 88, तो 2 बचा, यानी कि 8.2/11 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के आंतरिक कोण है तो निम्न का सरलीकरण कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक पहले जो है ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई ट्रायंगल है, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे जो है ए, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में, मैं खुद से नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया है ए बी सी तीनों भुजाओं की, यानी कि भुजा नहीं सॉरी, यहाँ पर एंगल का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री है। तो अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल E/2 एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया cos स्क्वायर B प्लस C/2 दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग एंगल B प्लस C/2 बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A लिख सकते हैं। हम लोग एंगल B प्लस एंगल C/2 का वैल्यू 90 माइनस एंगल A/2 लिख सकते हैं। तो अगर इसके जगह 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 लिखे तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा। तो अगर कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर
बी प्लस सी बाई टू के जगह एंगल ए बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर क्या है आपका, एंगल नहीं दिया गया तो हटा नहीं रखेंगे, यहाँ पर फिर क्या है कॉस स्क्वायर ए बाई टू है। फिर नीचे का हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर सी बाई टू है, माइनस कॉट को इसी तरीके से हम लोग जो है जैसे कि बी प्लस सी को इधर रखे, इसे जो है इसे अब हटा देंगे। यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू के जगह के क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस सी बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट किस में चुन जाएगा टेन में, तो टेन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सी बाई टू। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा एक, और सेक स्क्वायर सी बाई टू माइनस टेन स्क्वायर सी बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा एक, तो 1/1 आपका कितना हो जाएगा एक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये आपका प्राइम नंबर तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा क्योंकि 10 ही आता है, तो ये आपका यहाँ पर शायद केवल नहीं होना चाहिए, ये आपका केवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य है। तो सभी संख्या जो भी नंबर होती है वह संख्या 1 से और स्वयं से विभाज्य होती ही होती है। तो यहाँ पर जो है 2 से लेकर 30 तक, यानी कि सॉरी 2 से बड़ा यानी कि 3 से शुरू करेंगे, और 30 से कम यानी कि कितनी तक संख्या गिनेंगे, यहाँ पर 29 तक संख्या गिनेंगे। तो 3 से लेकर 29 तक टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 27 संख्या होगी, कितनी हो जाएगी 27 संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे। 24 दिया कितना होता है 72, तो 72 माइनस 5 इंटू 1/3, इधर जो है ब्रैकेट का हल कर लेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 5 दिया कितना हो जाएगा -15, -15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -3/2 आएगा। तो 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 72, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा आपका 5/2। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2.5 आएगा। तो कितना हो जाएगा 72 दूनी 74, यानी कि 74.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। कल मैंने बताया था कि जब इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर नंबर दिए हुए रहे तो मैंने कल बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम आपका मतलब क्या हो जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो जाता है आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये आपका एलसीएम होता है, यानी कि न्यूनतम समान गुणक, न्यूनतम समान गुणक। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा जैसे कि न्यूनतम समान हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या 2 पे पावर 4 है, यहाँ पर कितना है 2 पे पावर 2 है, तो न्यूनतम कॉमन क्या दिख रहा है 2 पे पावर 2, यहाँ पर है 2 पे पावर 4 है, यानी कि सबसे कम कॉमन जो है क्या दिख रहा है 2 पे पावर 4। तो क्या करेंगे 2 पे पावर 4 लिख देंगे। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस नहीं पता चलता है तो मैं यहाँ पर जो है शॉर्टकट, वैसे तो वो तरीका सही नहीं है समझाने का, लेकिन उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और सभी आपके प्रश्न भी जो है सही होंगे। तो यहाँ पर जो अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता कि लोवेस्ट और हाईएस्ट क्या होता है, तो एचसीएफ में एचसीएफ जब आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे जो भी 2 संख्या रहेगी उनमें जिसका पावर कम रहेगा उसे नीचे लिख देंगे जब एचसीएफ पूछा जाएगा। लेकिन जब एलसीएम पूछा जाएगा तो जो भी संख्या उन पर पावर जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा उस संख्या को लिखेंगे। तो 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 4 है, तो बड़े वाले पावर को लिख देंगे 2 पे पावर 4। यहाँ पर 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 6, तो क्या लिख देंगे 3 पे पावर 6 लिख देंगे। उसी तरीके से 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 5 है, तो बड़ा पावर कौन सा है 5 पे पावर 5। फिर क्या है 7 पे पावर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 7 पे पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 पे पावर 2। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी। वैसे तो ये तरीका समझाने का सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आप अगर परीक्षाओं में इस तरीके से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रहेगा कि कैसे बनाना है और आप इस प्रत्येक प्रश्न को सही करके भी आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा एलसीएम में जो पावर आपको सबसे बड़ा दिखेगा वो क्या करेंगे नीचे लिख देंगे और ये आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ में जो आपका सबसे कॉमन यानी कि जो सबसे छोटा पावर समान दिखेगा उसे नीचे लिख देंगे।
तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि सुनील जो है हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 रुपये का 2/17 बचाता है, तो वह प्रति माह कितनी राशि का बचाता है। तो कुछ नहीं करना, इसका 51,000 का 2/17 निकालना है। तो यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा 51,000, तो 51 यानी कि 3,000 इंटू क्या करेंगे 2, तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो है x-3 का गुणक है, इतना जो है आपका x-3 का गुणक है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो x-3 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। तो क्या करेंगे यहाँ पर x का 3 वैल्यू पुट करेंगे, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 3 का क्यूब करेंगे क्योंकि x क्यूब है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होगा 54 प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 तिया 9 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस x, तो x का मान कितना है 3 प्लस के बराबर 0। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 54 और 27, तो यहाँ पर 27 में से 3 गया, आपका कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 27 बचा, 27 और 3 30, 81 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 51, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर -51 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है टोटल कितनी संख्याएं यानी कि नंबर है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो टोटल जो है संख्याएं कितनी है 10 है, उनका माध्य कितना 11, तो अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उन 10 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर योग 110। उनमें से क्या करेंगे बाकी जो k के अलावा जो बाकी जो बची 9 संख्या उनका क्या करेंगे योग इसमें माइनस कर देंगे, तो आपकी k का वैल्यू निकल जाएगा। तो योग यहाँ पर निकाल लेते हैं 11 19 30 30 5 35 35 और 10 45 45 फिर 58 12 70 78 78 और 2 80 80 और 13 93 93 और 14 कितना हो जाता है आपका 107। तो क्या करेंगे 110 में से 107 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अनन्या है आपके ए से डिनोट कर दिया बबीता, फिर आपकी क्या है यहाँ पर किससे कम है कविता से, तो के से डिनोट कर दिया। तो कविता जो है मान लेते कि कोई भी जो है धनराशि खुद में 100% होती है, तो कवि आपका कौन सी है कविता की जो है खुद में धनराशि जो है कितनी रहेगी 100%। तो बोला गया कि कविता पास जितनी धनराशि उससे 20% कम अनन्या के पास धनराशि है, तो इस 100% से 20% कम यानी कि 80% है, और बबीता के पास कितना 28% कम यानी कि 100 माइनस 28 यानी कि 72% है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ पर अनन्या के पास 80 है, इसके पास 72 है, तो कम कितना है 8% कम है। किससे हमें तुलना करता है अनन्या से तुलना करना है, तो बटा 80% में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0 0 चला गया 8 8 चला गया, तो आपका कितना आ गया 10% यानी कि 10% कम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो छमाही यानी कि क्वार्टरली लग रहा है, सॉरी क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली, क्वार्टरली आपका 1/4 हो जाता है, तो क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली। यदि आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली। तो एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रत्येक की धनराशि उधार पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है
टू टर्म का रेशियो बताया था एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने फुल फ्लेज एक कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो डाल रखा है, अगर आप वो नहीं देखे अभी तक है तो वो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। मैंने वहाँ पर रेशियो मेथड से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत बेहतर तरीका बताया, और वहाँ पर ट्री मेथड भी मैंने बताया है। बाकी जो वैसे तो मैंने 4 तरीके से बताए, लेकिन 2 वहाँ पर मैंने ज़्यादा जोर डाला था, जो कि आपका रेशियो और आपका ट्री मेथड था। तो दोनों अगर मेथड जानेंगे तो कोई भी आपका जो है यहाँ पर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वहाँ पर 2 टर्म का, यानी कि 2 बार जब चक्रवृद्धि ब्याज लगती है, 2 बार दोहराई जाती है, तो उनका जो है रेशियो मैंने बताया था कि 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। तो यहाँ पर से जो है ये जो है आपका क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन 10% वार्षिक ब्याज है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसा लग रहा है? छमाही। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5%। कितना होगा? 5%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साल में तो 5% लगेगा, अबर में क्या होगा, 5 का भी 5% लगेगा। तो 5 का 5% कितना होता है? 0.25%। तो ये आपका असल में क्या होता है? ये आपका असल में साधारण ब्याज होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो आपका क्या होता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट से तो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या, दोनों का अंतर ही चाहिए। तो दोनों का अंतर कितने प्रतिशत का था? तो 1 इंटू 0.25% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25% होगा, और दोनों का अंतर कितना था? 50 रुपये के बराबर था। तो यहाँ पर से हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया? 200 रुपये। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? मूलधन, यानी कि वो धनराशि पूछी जा रही है। तो कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। तो अगर 1% का वैल्यू 200 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 क्रमगत विषम संख्याओं का योगफल 160 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या यक्स, उससे बड़ी संख्या जो है कौन सी होगी? यक्स प्लस 2। उसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? यक्स प्लस 4, क्योंकि विषम संख्याओं का योगफल है। तो जैसे कि यहाँ पर पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो सभी में क्या होती है? 2 की वृद्धि होती जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने पहली संख्या यक्स, फिर 2 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि, फिर अवर में क्या हो जाएगी? 2 की वृद्धि, यानी कि x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या। इन सभी का योगफल कितना दिया गया? टोटल योगफल 160 दिया गया। तो हल करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर x कितने? 4x है, प्लस 6 4 10 2 12, कितना? 160। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 160 माइनस 12, तो आपका हो जाएगा 148। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 37, यानी कि सबसे छोटी संख्या 37 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी सम पूर्णांक संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला होता है कि जब आपसे लगातार, यानी कि प्रथम से लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछे तो क्या होता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1। n आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल कितने संख्याएं जो है यहाँ पर आएंगे, यानी कि 2 से लेकर 281 तक कितने ऐसी संख्या आएगी जो कि सम संख्याएं होगी। तो यहाँ पर जो आपकी क्या करेंगे, अगर सम संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? 281 है तो 280, 280 से 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 140, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 140। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म 140 n का वैल्यू, और n प्लस 1 यानी कि 140 प्लस 141, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 14 4 14 चौक 56 यहाँ पर 14 4 तो 1, 14 चौक 56 1 57 5, 14 5 कितना हो जाएगा? 19, यानी कि 19,720 जो है इतना योगफल आएगा। तो यहाँ पर आपका 19,740 है, 20 नहीं 740। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पर जो है ये सारे फ्रैक्शन में वैल्यू दिए गए, यानी कि अंक दिए गए, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बढ़ते क्रम को जो है दर्शाइए, यानी कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने से पहले ये जो सारा आपका बेस में नंबर दिया गया उसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जैसे 5 3 5 4 10 और 8 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर से आपका एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15,
15 चौक 60, 60 दूनी 120, यानी कि सभी संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे वाले बेस का 120। अब क्या कर देंगे, सभी संख्याओं में 120 गुना कर देंगे, तो 2/5 इंटू 120, यानी कि 120 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 24, 24 दूनी 48। दूसरी संख्या का 120 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 40 × 120, और 120 का 3/5 कितना हो जाएगा, 24 × 72। फिर 1/4 कितना हो जाएगा 120 का, तो हो जाएगा 40 × 120, और 7/10 कितना हो जाएगा 120 का, तो 0, 12 सत्ते 84। 8 से काटेंगे, 5/8 कितना हो जाएगा, 15, 15 पचे 75। तो अब यहाँ पर से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, और उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30। चौथे वाले नंबर पर, चौथे वाले नंबर जो है फ्रैक्शन में वैल्यू कितना था, 1/4, यानी कि पहले पर जो है कितना आना चाहिए, 1/4। तो यहाँ पर 1/4 है, तो ये आपका हो सकता है 1/3 है, ये नहीं होगा। 1/4 है, हो सकता है 7/10 है, ये नहीं हो सकता। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 30 से बड़ी यहाँ पर 40 है। 40 किसका मान है, 1/3 का, यानी कि 1/4 के बाद 1/3। तो फिलहाल अभी सही है। 40 के से बड़ा कौन सा है, 48। 48 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 2/5 का, यानी कि 1/3 के बाद 2/5 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3/5 ये है, तो ये गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, उनकी तीनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि अन्य ट्रायंगल डी ई एफ, जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, जो ए बी सी के समान है, यानी कि ये जो डी ई एफ है वो क्या है, ए बी सी के समान यानी कि सिमिलर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डी ई एफ का सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो आपको समझना होगा कि एक जो है आपका ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, और दूसरा आपका क्या है, डी ई एफ है। डी ई एफ है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए बी सी की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। तो डी ई एफ की भुजा की लंबाई जो है, यानी कि इसकी जो है पूरी परिमाप अधिक कब होगी, जब इसके सबसे छोटे साइड वाला का ये जो है 36 सेंटीमीटर के समान होगा। यानी कि अगर ये सबसे छोटा साइड 4 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर हम लोग 36 सेंटीमीटर ये रखे, तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी परिमाप होगी। तो यहाँ पर जो है भुजा में कितना गुना यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो 4 × 36 यानी कि 9 गुना हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का जितना जो कुल परिमाप होगा, उसके कुल परिमाप का 9 गुना सबसे अधिकतम डी ई एफ का परिमाप होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 15 × 4 = 19। तो 19 से क्या करेंगे, इस वाले परिमाप को 9 से गुना कर देंगे, क्योंकि भुजा में 9 गुना हो रही थी, तो पूरे परिमाप में भी 9 गुना होगी। तो कितनी हो जाएगी, 19 × 171 सेंटीमीटर होगी। तो अधिकतम संभावित जो है परिमाप कितना होगा डी ई एफ का, 171 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पर दी गई है 28 किलोमीटर की दूरी, और चाल यहाँ पर क्या बोला गया कि धारा की दिशा में चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो धारा की चाल तो हमें निकालना है। तो धारा की चाल कुछ समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में जा रही है, तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 + x किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगता है, 2 घंटा 20 मिनट। तो इसे घंटा में पूरा को चेंज करेंगे, तो 20 मिनट को 60 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/3। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7/3। हल करेंगे, आपका x का वैल्यू आएगा, वही क्या होगी, धारा की चाल होगी। तो हल करेंगे, 7 × 28, यहाँ पर से आपकी कितनी हो जाएगी, 11 + x बराबर 4 × 12। तो x बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, धारा की चाल आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये का लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये की प्राप्ति हुई।
तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जिस अनुपात में उन्हें लाभ प्राप्त किया होगा, जिस अनुपात में उन दोनों ने लाभ प्राप्त किया, उसी अनुपात में जो उन दोनों ने क्या किया होगा, निवेश किया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना होगा, सूरज और विमल का प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया गया कि सूरज को जो है 4500 रुपया लाभ होता है और कुल लाभ कितना होता है, 8400 रुपये। तो अगर हमें विमल का लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, 8400 माइनस 4500, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 3900। तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, निवेश में, व्यवसाय में निवेश की राशि का भी अनुपात होगा। तो हल करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और इधर आपका 13 तिया 39 होगा। तो 15:13 आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का ऋण दिया, जिसमें से उसे 1200 रुपये मिला। तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए कि कितना, यानी कि रेट आपका कितना है, दर प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1200। तो यहाँ पर से अगर 2 से भाग कर दे तो 1 साल का क्या निकल जाएगा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 1 ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 1200/2 यानी कि 600 रुपये। तो ये 600 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर आपकी निकलती है, यानी कि रेट आपका मूलधन पर निकाला जाता है और आपका जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर लगती है। तो यहाँ पर नीचे क्या चला जाएगा, प्रिंसिपल। तो कितना है, 12,000। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 120 से 600 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। तो आपका दर कितना आ गया, 5%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा जो है 2750 रुपये में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने रुपये का लाभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है, मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। फिर उसे क्या किया गया, 100% वाले सामान को 25% अधिक अंकित किया गया। तो 100 + 25% यानी कि 125% क्या किया गया, उसका अंकित मूल्य रखा गया। फिर बोला गया कि 125% पर क्या किया गया, 12% का छूट दिया गया। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3/25, यानी कि 25 यूनिट की कोई राशि पर 3 यूनिट की छूट दी जाती है, यानी कि वो राशि कितनी हो जाएगी, 22/25। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपकी क्या निकल जाएगी, विक्रय मूल्य का प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25/25 125, यानी कि 22/25 110% आपकी क्या आ गई, विक्रय मूल्य आ गई। और यहाँ पर बोला गया कि इस 110% का वैल्यू विक्रय मूल्य रुपये में कितना दिया गया है, 2750 रुपया दिया गया। तो हल करेंगे, 0 0 से चला गया, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 25 रुपये। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उसे लाभ कितने का हुआ। तो 100% का सामान 110% में बेच दिया। 100% का सामान उसने 110% में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 100 का सामान 110 में, तो 10% का लाभ हो रहा है। तो 1% का वैल्यू 25 रुपये, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर जो आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपके यहाँ पर विषय के नाम दिए गए, हिंदी अंग्रेजी, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और इधर आपके क्या दिए गए, अर्धवार्षिक परीक्षा का प्राप्त अंक, यानी कि हाफ ईयरली में जो एग्जाम होते हैं उनमें प्राप्त अंक, और वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक, यानी कि जो आपका एनुअली एग्जाम होता है उनका प्राप्त अंक यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा, यानी कि ये जो है सारा क्या ऊपर वाले अर्धवार्षिक के हैं,
तो अर्धवार्षिक की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया गया, यानी कि सबसे कम वृद्धि जो है कहाँ पर अंकों की देखने को मिल रही है। तो 80 से कितना हो गया 85, तो 5 का वृद्धि हुआ। 70 से कितना हो गया 73, तो यहाँ पर जो है 73, तो सबसे अभी तो फिलहाल ये कम देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 की वृद्धि हुआ है, यहाँ पर 3 की, तो हिंदी तो आपका नहीं हो सकता। 65 से 87 हो गया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ तो कमी हो रहा है, तो कमी तो यहाँ पर बोला ही नहीं गया, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वृद्धि हो लेकिन न्यूनतम सुधार हो, यानी कि तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। 79 से कितना हो गया 81 हो गया, तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही थी लेकिन यहाँ पर कितना का सुधार हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई, तो 2 नंबर का सुधार हुआ है, यानी कि सबसे कम सुधार किस में हुआ, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका वही वाला ग्राफ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई। तो यहाँ पर जो आपकी एक मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर ये 77 से क्या आ गई 71 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रही है गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट किस में हुई, विज्ञान में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो 5 की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 5 का सुधार हुआ, यहाँ पर कितने का 3 का, यहाँ पर कितने का सुधार हो गया 70, 17 5 कितना 22 का सुधार हो गया। यहाँ तो गिरावट हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सुधार नहीं और ख़राब हो रहा है। यहाँ पर 2 का सुधार हुआ, तो सबसे अधिक सुधार किस में हुआ, गणित में यानी कि मैथ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार आया। तो हिंदी जो है पहले अर्धवार्षिक में 80 नंबर लाए थे और एनुअली 85 नंबर, तो कितने की वृद्धि हुई है 5 नंबर की, कितने में 80 में, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 20 चौक 80, नहीं सॉरी 20 25 100 और 20 चौक 80, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 5 25 25/4%, इतने प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।